हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से आप इतिहास पढ़ रहे हैं और इतिहास में अब आप पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल या ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। तो देखिए, इतिहास में आपने अभी तक जो भी पढ़ा है, आपको लगभग ये देखने को मिला है कि जिन चीजों का उपयोग जिस समय काल में होता रहा है, उन्हीं के नाम से उस समय काल को नाम दे दिया गया। इसी प्रकार से ताम्र पाषाण काल अगर कहा जा रहा है तो इसका भी मतलब यही है कि ताम्र मीन्स तांबा, पाषाण का मतलब पत्थर, काल का मतलब समय। तो ये तांबे और पत्थर दोनों का जब उपयोग होता था, उस समय की बात आप अब पढ़ने जा रहे हैं। ऐसा काल या ऐसे समय की संस्कृति जिस समय पत्थर के साथ साथ तांबे का भी उपयोग शुरू हो गया था। अब पत्थर और तांबे का उपयोग किस लिए होता था? उस समय जो भी चीजें हमें उपकरण के रूप में, जिन चीजों की हमें आवश्यकता होती थी, उनका निर्माण हम पत्थर से पहले किया करते थे। पाषाण युग में आपने पढ़ा। और उसी के अंतर्गत ताम्र पाषाण युग में क्या हुआ, जब तांबे की खोज कर ली गई, तब तांबे का उपयोग उपकरणों को बनाने के लिए होने लगा। पत्थर का उपयोग खत्म नहीं हुआ, वो तो चल ही रहा था, लेकिन उसी के साथ साथ तांबे का भी उपयोग होने लगा। तो जो सबसे पहली धातु की खोज की गई या जो हमें मिली, वो सबसे पहली धातु है तांबा। तो आगे हम देखते हैं। अब जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, इस काल में उपकरण निर्माण में पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग होने लगा था, जिस कारण से इस काल का नाम ताम्र पाषाण काल हुआ। यही मैंने आपको अभी समझाया। इसे ही ताम्र पाषाण संस्कृति या ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति भी कहते हैं। अब देखिए, आपको चित्र में कुछ औजार दिखाई दे रहे हैं, जो उस समय के औजार हैं जब तांबे के औजार बनाए जाते थे, जब तांबे के अतिरिक्त और किसी धातु का खोज नहीं हुआ था। तो आप देख रहे हैं कि ताम्र पाषाण काल के ये हथियार हैं, किस तरह के हैं देख लें आप। फिर आगे देखते हैं, जो इससे संबंधित, जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित जो पॉइंट्स हैं, जो आपको ध्यान देना है, उनको मैंने संग्रहित किया, उनको आप देखें। पहले नंबर पर है कि पाषाण काल का तो अभी आप पढ़ रहे थे ना कि पाषाण काल में पत्थर का उपयोग किया करते थे। उसके बाद पत्थर से बाद में बदलाव क्या हुआ, तांबे का, कि पत्थर के साथ साथ तांबे का भी जो है उपयोग होने लगा। इसके बाद क्या हुआ, कांसा का उपयोग होने लगा। अब कांसा जो धातु थी, वो किससे बनी थी? तांबा और टिन को मिलाकर। तो तांबा और टिन को मिलाकर जो नई धातु बनी, वो था कांसा। तो कांसे का उपयोग करने लगे थे, तो कांस्य युग कहलाया। तो हड़प्पा काल में, आपने हड़प्पा काल के बारे में पढ़ा है, हड़प्पा संस्कृति के बारे में पढ़ा है, उसमें कांसे का उपयोग होता था। कांस्य युगीन संस्कृति भी हम कह सकते हैं। तो आगे देखते हैं हम पहले कि यह क्रम मैंने यहां थोड़ा आपको दिखा दिया कि पहले जिस प्रकार से पाषाण काल में, पाषाण मीन्स पत्थर का उपयोग करके लोग उपकरण बनाया करते थे, उसके बाद तांबे का खोज हो गया, तांबे का आविष्कार हो गया, फिर तांबे का उपयोग करने लगे लोग। अब तांबा के साथ टिन को मिलाकर कांसा जैसी धातु का उपयोग करने लगे, और उसके बाद फिर लोहे की खोज हुई आर्यों के द्वारा। तो आपने पढ़ा है इन सबको, और अब आप आगे बाद में इनको पढ़ेंगे भी फिर से
लेकिन यहां मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये क्रम जो है ऐसे आगे चलता रहा। आगे देखते हैं फिर। दूसरे नंबर पर धातुओं में सबसे पहले मानव ने तांबे की खोज की और उसका उपयोग उपकरण बनाने में किया। देखिए उस समय लोगों को जो जरूरत थी पत्थर की, वो थी रहने के लिए, घर बनाने के लिए, और उसके बाद इसी से औजार बनाए जा सकते थे। मतलब ज्यादातर उपयोग पत्थर का होता था, इसलिए पाषाण युग कहा गया। लेकिन जब तांबे का आविष्कार हो गया, तांबे की जब खोज हो गई, तो क्या हुआ फिर तांबे का उपयोग लोग करने लगे और इसके उपकरण बनाने लगे। तो धातुओं में सबसे पहले किसकी खोज हुई? तांबे की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम। ताम्र पाषाण काल के लोग प्रमुख रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। देखिए ये इनका जो मुख्य जो काम था, मुख्य रूप से इनका वो था अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए कृषि का कार्य किया करते थे, और तांबे का इनका काम था, तांबे के उपकरण वगैरह बनाते थे। तो इनका इस समय क्या था, कृषि का भी काम होता था। जब कृषि का काम होने लगा था, तो आप जानते हैं नवपाषाण काल के बारे में आपने पढ़ा था कि कृषि कार्य के लिए ये लोग क्या हुआ, जब कहीं खेती अगर करेंगे तो उसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आज बीज बोया आज ही जो है खेती तैयार हो जाएगी और उससे फसल हमें मिल जाएगी, ऐसा तो है नहीं। तो फिर उसके लिए क्या हुआ, ये पहले जो है झोपड़ी बनाकर, घर बनाकर रहना शुरू किए, मतलब स्थायी रूप से बसने लगे। और ज्यादातर ऐसी जगह बसते थे जहां पानी आसानी से मिल पाए, क्योंकि कृषि के लिए भी पानी की जरूरत थी और अपने दैनिक कार्यों के लिए, रोज के लिए पानी की जरूरत थी। खाना पीना, कपड़ा धुलना वगैरह जो भी अन्य चीजें हैं, सबके लिए पानी की आवश्यकता थी। तो नदियों के किनारे ही बसा करते थे। और फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया था, नवपाषाण काल तक इन्होंने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया, और कृषि के लिए फिर एक जगह स्थायी रूप से रहना शुरू किया। तो रहने के लिए मकान भी बनाए, और मकान क्या मतलब एक झुग्गी झोपड़ी टाइप का घर बनाना शुरू कर दिया। और जब घर बनाना शुरू किए तो वे सामूहिक रूप से रहना भी शुरू कर दिए। तो इनका जो समुदाय था वो कैसा था, ग्रामीण था। ताम्रपाषाण काल के लोग मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय के थे। आगे देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 में है, तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। आगे हम बढ़ते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति हड़प्पा संस्कृति के पहले से थी और हड़प्पा संस्कृति के बाद में भी थी। इसका मतलब ताम्रपाषाण ने ही हड़प्पा संस्कृति को जन्म दिया, यह भी तो कहा जा सकता है, क्योंकि उसके पहले अगर ताम्रपाषाण संस्कृति थी तो ताम्रपाषाण संस्कृति से ही हड़प्पा संस्कृति का जन्म हुआ होगा। और हड़प्पा संस्कृति के समय भी ताम्र का उपयोग होता रहा, तांबे का। अब इसके बाद भी, मतलब हड़प्पा संस्कृति के बाद भी ताम्रपाषाण काल चलता रहा। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम ताम्रपाषाण काल को बांटना चाहें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो हड़प्पा काल के पहले का समय, दूसरा हड़प्पा काल का समय, और तीसरा हड़प्पा काल के बाद का समय। तो इन 3 भागों में हम बांट सकते हैं। यहां आपको कुछ वेयर दिखाए गए हैं, जो देखिए तांबे के कॉपर वेयर हैं, तांबे के ही बर्तन हैं, या तांबे के कुछ उपकरण हैं, जो इस तरह के उपकरण उपयोग में लाए जाते थे। आगे हम देखते हैं, जो 3 भागों में इसको विभाजित करना, उसमें से पहला जो पार्ट हुआ उसको नाम दिया गया हड़प्पा पूर्व ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ताम्र पाषाणिक संस्कृति है, लेकिन कैसी है, हड़प्पा पूर्व, मतलब हड़प्पा के पहले की है। तो 4000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व का जो काल है, ये समय था इसका। क्योंकि 2500 ईसा पूर्व से फिर क्या हुआ, इधर हड़प्पा संस्कृति भी आ गई। लेकिन देखिए हड़प्पा पूर्व है ये, तो उससे पहले की है, और इसी के बाद हड़प्पा, या इसी से हड़प्पा संस्कृति का, हड़प्पा सभ्यता का जन्म हुआ, ऐसा समझिए। तो इसके अंतर्गत आते हैं सोथी संस्कृति और झूकर झाकर संस्कृति। सोथी संस्कृति जो थी वो बीकानेर से संबंधित है, राजस्थान से, और झूकर झाकर
संस्कृति कहीं कहीं पर झुकर झागर दिया हुआ है, तो ये सिंध क्षेत्र से है। चलिए इनसे भी संबंधित थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सोथी संस्कृति, राजस्थान में बीकानेर जिले के सोथी नामक स्थल पर सोथी संस्कृति का आविर्भाव हुआ। इस स्थल पर प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो प्राक हड़प्पा कालीन मृदभांड के अवशेष यहां से प्राप्त हुए। कहां से? सोथी से। जहां से क्या हुआ? जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। मतलब जूता हुआ खेत, मतलब उस समय खेती की जाती थी, तो उसका भी जो है यहां साक्ष्य मिला, तथा दो अलग अलग फसलों की एक साथ खेती के साक्ष्य मिले कि एक ही साथ दो अलग अलग फसलों को भी उगाना उस समय लोग सीख चुके थे। आल्विन अग्रवाल अमलानंद घोष ने इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक सभ्यता माना। देखिए यहां बात आ गई ना कि सिंधु सभ्यता की प्रारंभिक सभ्यता, इसको मान लिया, मतलब इसके बाद सिंधु सभ्यता आई है, मतलब शुरुआत यहीं से हुआ है। आगे देखते हैं झूकर झाकर संस्कृति। ये लड़काना सिंध के पास चहुंदड़ो नामक स्थल से पहले इस संस्कृत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहां से उत्खनन में इस संस्कृत के 2 छेद वाले पत्थर की मुहरें मिली हैं। मतलब पत्थर की मुहरें थी और उसमें 2 छेद हुआ करते थे। एवं हल्के लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं, ये तो हड़प्पा पूर्व ताम्रपाषाणिक संस्कृति है, लेकिन अब इसके बाद देखते हैं हड़प्पा कालीन ताम्रपाषाणिक संस्कृति, जो 2600 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक के काल को मानते हैं। चलिए इसके अंतर्गत आते हैं आहार संस्कृति। इसको आहार संस्कृति भी कहीं कहीं लिखा गया है, जो राजस्थान से संबंधित है, और गणेश्वर संस्कृति और गैरिक मृदभांड संस्कृति इसके अंतर्गत है, हड़प्पा कालीन ताम्र पाषाणिक संस्कृति के अंतर्गत। चलिए देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। ये मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि कांसे के बर्तन या कांसे के उपकरण बनाए जाते थे हड़प्पा काल में, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहले कांसे की प्राप्ति कहां से हुई? हड़प्पा से ही हुई है। तो आहार संस्कृति का कहीं कहीं पर आहार भी लिखा हुआ, इसलिए मैंने यहां उसका उपयोग कर दिया कि आप समझ लें, ये आहार संस्कृति आप देखेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। बालाथल और गिलुंड इसकी प्रमुख बस्तियां हैं। गिलुंड या गिलुंद भी कहीं कहीं लिखा हुआ है। बनास नदी घाटी के नाम से इसे बनास संस्कृति भी कहा जाता है। तो देखिए, आहार संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आहार और गिलुंड दोनों ही बड़ी बस्तियां थी इस संस्कृति की। आहार से तंदूर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कई तंदूर वहां मिले, जिससे यह हुआ कि तंदूर का भी उपयोग उस समय होता रहा होगा। चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। आहार या आहार से मछली, गाय, कछुए, मुर्गे, भैंस, बकरी, भेड़, हिरण तथा सुअर की पशु अस्थियां भी प्राप्त हुई हैं। मतलब ये सब पशु उस समय पाले जाते थे। यहां से मृण मूर्तियां, मनके, मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो मृण मूर्तियां मीन्स मिट्टी की मूर्तियां, मनके और मोहरें भी प्राप्त हुई हैं। तो मनके से उस समय क्या था कि महिलाओं के लिए या पुरुषों के लिए भी हो सकता है आभूषण बनाए जाते रहे होंगे। तांबे की वस्तुएं जैसे अंगूठियां, चूड़ियां, चाकू के फाल, कुल्हाड़ियां तथा सुरमे की सलाइयां प्राप्त हुई हैं। गिलुंड से पक्की ईंटों के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से आहार संस्कृति से बहुत सारी चीजों की जानकारी हुई कि उस समय लोग इनका उपयोग किया करते थे। इसके बाद गणेश्वर संस्कृति भी इससे संबंधित है। गणेश्वर संस्कृति यह सभ्यता राजस्थान के कांतली होना चाहिए, ये थोड़ा सा यहां गड़बड़ हो गया है। इस प्रकार से कांतली नदी के किनारे स्थित है। गणेश्वर सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। यहां से मछली पकड़ने का कांटा
शुद्ध तांबे की कुल्हाड़ी, तीर, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, तलवार, बर्तन, आभूषण, सुइयां आदि मिले हैं। यहां से तांबे का निर्यात भी किया जाता था, मतलब तांबे का निर्यात भी यहां से किया जाता था, दूसरी जगह भेजा जाता था। सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी के लोगों को तांबे की आपूर्ति यहीं से होती थी। मतलब तांबा जो सिंधु घाटी सभ्यता में उपयोग के लिए लाया जाता था, वो कहां से आता था? गणेश्वर संस्कृति से ही आता था, गणेश्वर सभ्यता से ही, राजस्थान से। चलिए आगे देखते हैं। ये जो मैप है इससे रिलेटेड आप देखेंगे कि जो भी नाम इसमें लिए जा रहे हैं वो सब आपको इनमें मिलेंगे। ये दायमाबाद है, निवासा है, इमामगंज है, इमानगांव सॉरी, और ये मास्की है, और ये आपका गिरुन है। आहार संस्कृति देखिए राजस्थान से संबंधित थी, तो मैप में आप देखेंगे। और ये गिलून देखिए, ये भी राजस्थान से संबंधित है। तो नवदा टोली है ये, अभी आप आगे इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये संगन कल्लू है नीचे, राख के टीले यहां से मिले हुए हैं। चलिए हम देखते हैं आगे। उत्तर हड़प्पा ताम्रपाषाण संस्कृति, जो हड़प्पा के बाद की जो ताम्रपाषाण संस्कृति उसके बारे में। तो इसके अंतर्गत आते हैं मालवा संस्कृति, कायथा संस्कृति एवं जोरवे संस्कृति। तो चलिए देखते हैं। कायथा संस्कृति, यह पूरा स्थल मध्य प्रदेश में चंबल की सहायक नदी सिंध के दक्षिणी किनारे पर बसा हुआ है। सर्वप्रथम 1964 ईस्वी में वाकणकर महोदय ने इसका उत्खनन करवाया। यहां से ताम्रपाषाण युगीन बहुत सी सामग्री प्राप्त हुई है। धातुओं में कांसे तथा तांबे के उपकरण एवं आभूषण मिले हैं, जैसे कुल्हाड़ी, छेनी, मनकों का हार आदि मिले हैं। तो कायथा संस्कृति और मालवा संस्कृति। कायथा संस्कृति में आपने देखा कि ये मध्य प्रदेश में था, एमपी में। कहां? चंबल की जो सहायक नदी है, काली सिंध नदी, उससे संबंधित है ये। और इसके बाद अब देखते हैं। अच्छा, कायथा संस्कृति को मैप में आप देख लें कि ये देखिए मध्य प्रदेश में है कायथा संस्कृति, ये ठीक है ना। और इसके बाद आती है मालवा संस्कृति। मालवा संस्कृति के मुख्य स्थल हैं नवदा टोली, एरण और नागदा। नवदा टोली से दो किस्म के गेहूं के अवशेष मिले हैं। अलसी, मसूर, काला चना, हरा चना, हरी मटर और खेसारी शामिल हैं इसमें, जो यहां से मिले हैं अवशेष। मालवा संस्कृति के मृदभांड जो थे वो उच्च कोटि के थे। खेसारी दो बार इसमें हो गया है। चलिए देखते हैं आगे। तो मालवा संस्कृति के जो मृदभांड थे, मिट्टी के जो बर्तन थे, वो उच्च कोटि के हैं। नगदा से क्या मिला है? नागदा से मिला है हमें कच्ची ईंटों से बना बुर्ज प्राप्त होता है। अब इसके बाद है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति ये है, और आप देख रहे थे अभी मालवा संस्कृति, अब देखेंगे जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति देखते हैं। महाराष्ट्र के अहमदनगर के पास जोरवे नामक स्थान पर यह संस्कृति पल्लवित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं दैमाबाद, कहीं कहीं पर दाइमाबाद लिखा रहता है, कहीं कहीं दैमाबाद। कुछ लोग जो है दैमाबाद लिख दिए हैं और कहीं कहीं इसको दाइमाबाद लिखा है। तो मैंने इसमें ये दाइमाबाद भी यहां चिन्हित कर दिया है आपको, कि आप समझ लेगा। दाइमाबाद लिखा रहे तो भी, दैमाबाद भी लिखा है तो भी, दोनों एक ही बात है, दोनों जोरवे संस्कृत से ही संबंधित है। तो देखिए
जोरवे नामक स्थान पर यह संस्कृति पल्लवित हुई। इस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं दायमाबाद तथा इनाम गांव। इसके सबसे प्राचीन अवशेष दाइमाबाद से खोजे गए हैं। दाइमाबाद से कांसे की 4 वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड, गैंडे तथा हाथी, ये 4 चीजें प्राप्त हुई हैं जो तांबे की हैं। विदर्भ और कोंकण को छोड़कर सारे महाराष्ट्र में यह संस्कृति फैली हुई थी। तो आप देखिए, ये देखिए दायमाबाद है और ये जोरवे है, ये है इनाम गांव। तो ये तीनों देखिए आसपास ही हैं। आगे चलते हैं। देखिए इससे संबंधित जो भी आपने देखा अभी मालवा संस्कृत या जोरवे संस्कृत, और इसमें एक कायथा संस्कृति आपने देखा। तो आपने देख लिया कि जो इससे संबंधित था आपके ताम्र पाषाण काल से संबंधित, वो आपने लगभग पढ़ लिया और समझ लिया। ताम्र पाषाण काल में जो भी उपकरण मिले हैं वो तांबे के ज्यादातर यूज हुए हैं, और पत्थर का जो उपयोग था वो भी साथ साथ चलता रहा। ये मैंने आपको शुरू में भी बताया और अभी बता रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।